Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी से अल्जाइमर्स डिमेंशिया की ओर रुखी बेन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे दीर्घकालीन बीमारी के पेशेंट आपको बोल रहे हैं थैंक यू, आपके हाथ मेरे साथ हमारी ज़िंदगी अच्छी बन रही है। एपिसोड 1 में हमने देखा था थोड़े बहुत भूलने वाले पेशेंट की ज़िंदगी हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। अब एपिसोड 2, इसमें हम लोग देखेंगे कि थोड़े बहुत भूलने वाले पेशेंट में से कौन से पेशेंट अल्जाइमर्स डिमेंशिया की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले केशु भाई और रुखी बेन की जीवनी के कुछ पन्ने उलट के देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट केशु भाई और रुखी बेन यूएस सिटीज़न है और 65 के ज़्यादा उम्र होने के बाद में उनको पेंशन भी मिल रहा है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ज़्यादा टाइम इंडिया में निकालते हैं और बीच में अमेरिका चले जाते हैं। अब उनके बारे में मैं प्री यूएस फेज का उनका पेज उतलाई हूँ। आपने देखा फोटो, आपने तो पहचान ही लिया हो। बेसिकली ही इज़ अ फार्मर, खेती करके वो बहुत ही हैप्पीली रह रहे थे। मेरी पहचान केशु भाई के वाइफ के कारण हुई। रुखी बेन को एपिलेप्सी की बीमारी है और वो मिर्गी के दौरों के इलाज मेरे पास आके करते थे। फिर जब वो लास्ट आए तब शायद 30 साल पहले की बात है, तब केशु भाई ने बोला कि मैडम आज हम दिखाने नहीं आए हैं, सिर्फ दवाइयाँ लिखाने आए हैं, क्योंकि हमारा यूएस का वीज़ा हो गया है और ग्रीन कार्ड भी मिल गया। अब तब पहली बार रुखी बेन बोली कि मैडम हमारे लड़के की ज़िंदगी सुधारने के लिए हम अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। उस वक्त केशु भाई ने बोला, कांताबेन तुमने एक बात क्यों पूछूं, रूखी बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। ऐसे वैसे किसी के घर में मुंह डालना उसकी बस की बात नहीं है। ऐसे तो मेरे लिए रूखी से अच्छी औरत कोई मिलती ही नहीं। अब वहाँ जाके बेचारी कैसे कर पाएगी, देखता हूँ। वो लोग यूएस पहुँच गए। यूएस में उन लोगों ने एक मोटेल में रह के वहाँ पे वो मोटेल संभाल भी रहे थे और हाउसकीपिंग का काम भी कर रहे थे। अच्छा चल रहा था। उनका लड़का बड़ा होके उसकी शादी भी हो गई, वो अलग टाउन में जाके रहने भी लग गया। यहाँ तक कि अभी तो उनके लड़के भी उड़ने की तैयारी में है और ये दोनों अपने आराम से मोटेल में काम कर रहे थे। पर रुखी बेन को थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आने लग गए, थोड़ा वो भूल रहे थे और उनको लग रहा था कि रुखी बेन से काम नहीं होता है, गड़बड़ होती है। पर केशु भाई संभाल लेते। केशु भाई की भी उम्र बढ़ रही थी, तो केशु भाई ने एक साथ में हेल्प के लिए कुछ घंटों का एक आदमी भी रख लिया था। इस प्रकार उनका मोटेल का काम अच्छा चल रहा था। पर एक बार पेंशन शुरू हो गया तो उनको लगा पूरी ज़िंदगी मेहनत की है और अब तो हम आराम करेंगे। तो उन लोगों ने लड़के से बात की और लड़के के यहाँ शिफ्ट हो गए। लड़के के यहाँ शिफ्ट होने के बाद में रुखी बेन की हालत और ही बिगड़ गई थी, क्योंकि रुखी बेन चली गई थी बहू के घर पे। उसका घर नहीं था। उसमें और उसकी बहू में एक पीढ़ी का नहीं, मैं तो बोलूँगी 2-3 पीढ़ियों का अंतर था। उसको ना ढंग से, रुखी बेन रहती तो अमेरिका में ही थी पर पूरी देशी थी। कभी वो अकेली बाहर ही वहाँ पे निकली नहीं है। इंग्लिश उसको आता नहीं था। उसको लगता था मैं पोतों बेटों के साथ रहूँगी, पर पोते के साथ बात करना मतलब उसको थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो रहा था। और उससे ही ज़्यादा वहाँ पे तो अब किसी के रूम में या किसी के स्पेस में उसके परमिशन के सिवा जा नहीं सकते। रुखी बेन रसोई भी प्रॉपरली बना नहीं पा रही थी, वो टोटली अकेली पड़ गई। इधर केशु भाई के तो थोड़े बहुत फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए थे, पर केशु भाई रुखी बेन का पूरा ध्यान रखते थे। फिर रुखी बेन रात को नींद से उठने लगे, चिल्लाने लगे, उनको कुछ आभास होने लगे। उनको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला इनको अल्जाइमर डिमेंशिया की शुरुआत है। उनके लड़के ने बोला पापा मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप क्यों नहीं इंडिया में ले जाके अच्छे इंस्टीट्यूशन में रख देते हो, तो वहाँ पे उनकी अच्छी केयर होगी। बेचारे केशु भाई, उन्होंने तो पहले से ही एक हाथ बच्चे जैसी उसकी केयर ली थी। और रुखी बहन के लिए तो केशु भाई मेरा तो गिरधर गोपाल जैसे था। वो दोनों एक दूसरों पे टोटली डिपेंडेंट थे। मैं बोलूँगी रुखी बहन उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो उन लोगों ने सोचा हम क्यों ना हमारे इंडिया के घर में चले जाए। वो आ तो गए थे यहाँ पे, पर आपने देखा है कि ये इंडिया का घर जो है वो घर पहले से वाला घर नहीं था। उन लोगों ने बीच में घर तो बनाया लिया था, पर रुखी बहन काफ़ी चीज़ें भूल गई थी। उनके दिमाग में तो घर यानी ओटलान खाटलान यही सब चीज़ें थी। और यहाँ तो ना बाहर ओटला था ना लोग थे। आधे से ज़्यादा लोग तो बाहर ही शिफ्ट हो गए थे। कभी कभार आते थे, रहते थे, मिलते थे या अपने काम में बिज़ी हो जाते थे। केशु भाई को भी लग रहा था पूरी ज़िंदगी मेहनत की, मेरे को भी अभी थोड़ा सा आराम चाहिए। केशु भाई जब भी आते यही बोलते, बेन थाकी गयो छू, मैं भी डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं भी दवाइयाँ ले रहा हूँ। रूखी बहन यहाँ पे आने के बाद में पूरे बॉस बन गए थे। कभी भी उठते स्टाफ पे पूरा चिल्लाते, चीज़ें कभी फेंक भी देते और उनको बोलते कि क्यों नहीं ठीक से काम किया। सुबह 5 बजे भी उठ के वो बोलते, कामवाड़ी को चिल्लाने लग जाते कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। और कभी आधी रात को भी उठ जाते और खाने की डिमांड करते हैं कि उनका वजन भी बढ़ रहा था, डायबिटीज़ भी हो गया था, बीपी भी हो गया था। केशु भाई के लिए सब हैंडल करना बहुत मुश्किल जा रहा था। वो बहुत थक रहे थे, उनको कोई दूसरा सपोर्ट भी नहीं था। और वैसे तो रूखी बहन के लिए भी केशु भाई के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट नहीं था। जब भी केशु भाई आते मैं उनको यही बोलती हूँ, केशु भाई तुम्हारी बात हूँ समझूँ छूँ, पर आप तो बताओ ऐसे पेशेंट में हम लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारा प्यार मिले, उनको एक्टिविटीज़ में रखा जाए, उनके साथ रहे, तो उनको एक्चुअली उनकी रिकवरी में भी शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है और बीमारी बढ़ने की रोक भी सकते हो। केशु भाई बोले मैं अकेला क्या करूं। रूखी बहन जिसने तो पूरे ज़िंदगी पर 2 ही लोगों पे विश्वास रखा था, एक तो हस्बैंड और दूसरा लड़का तो काफ़ी पहले से ही उनके पास से बाहर चला गया था और हस्बैंड भी अभी तो थक गए थे। काफ़ी समझाने के बाद भी मुझे पता लगा कि रूखी बहन को इंस्टीट्यूशन में रख दिया गया है। रूखी बहन को ये बीमारी क्यों हुई? उम्र के साथ बीमारी होती है, ठीक है, एज भी उनकी 65 अप थी जब उनको बीमारी शुरुआत हुई। पर जब वो पुराने मोटल में उनके रह रहे थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों मिलकर अच्छे से संभाल रहे थे, बीमारी बढ़ी नहीं। बीमारी कब बढ़ी है? जब वो लोग अपने घर से अपने लड़के के घर पे एक्चुअली शिफ्ट हुए, मानी चेंज ऑफ प्लेस। और वो उनके लिए एक टोटली नई जगह थी कि वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो एक चेंज ऑफ प्लेस भी ऐसे पेशेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वापस वो इंडिया आए तो वो भी उनके लिए पुराना अपना घर नहीं था, वो भी टोटली चेंज ही था। फिर भी वहाँ पे वो काफ़ी एक्चुअली फ्रीडम महसूस कर रहे थे, अनइनिबिटेड बोलने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो दूसरा प्रॉब्लम रूखी बहन के लिए सिर्फ केशु भाई, उसके सिवा दूसरी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं। उनके इवन अमेरिका में रहे पर बाहर की दुनिया में वो कभी गए ही नहीं। जब भी बाहर गए होंगे अपने हस्बैंड के साथ, अकेले कभी ही नहीं गए। ना ड्राइविंग आता था, ना कोई चीज़ आती थी, ना उन्होंने लैंग्वेज सीखी, ना उनके हस्बैंड ने उनको कुछ सिखाने की कोशिश की। उनको भोली भाली कह के जो क्वालिटी सबको एकदम पॉजिटिव या बहुत अच्छी लग रही थी, वही क्वालिटीज आज उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। ना उन्होंने स्मार्टफोन सीखा था, ना उनको किसी ने सिखाया था, सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हॉबीज़ नहीं। हॉबीज़ हो तो ही पहले शुरुआत में घर अच्छा रखे, सफाई करें, यही थी। और उसके सिवा उनको दूसरी बीमारियां भी थी। एपिलेप्सी थी, वो तो कंट्रोल में थी और उसके बारे में उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से केयर भी ले रहे थे। डायबिटीज़ भी हो गया, प्रेशर भी हो गया,
वज़न बहुत बढ़ रहा था क्योंकि खाने का भी बढ़ गया था, काम भी कुछ नहीं था। तो इनके जो बीमारी बढ़ने का कारण एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट था उनके जो 2 बार जगह बदली, खास करके जब वो लड़के के यहाँ शिफ्ट हुए। मैं बोलूँगी जब वो बहू के घर पे शिफ्ट हुए तब उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई। जब तक वो अपने घर में थे तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बाद में उनको ऐसे लगा शायद केशु भाई भी थोड़े से उनसे दूर जा रहे हैं, केशु भाई भी थोड़े फ्रेंड सर्कल, उनको वो एक डर सा बैठ गया था और उनकी कोई एक्चुअली दूसरा कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था। इसलिए मैं बोलती हूँ एक फैमिली का सर्कल, एक दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल जैसे मैंने आपको सेकंड सर्कल में बताया है वैसे जोड़ के रखो। अगर आप शुरू से ही अपने फैमिली के सिवा बाकी लोगों के ही कांटेक्ट में रहोगे तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूखी बहन के केस में उनके हस्बैंड थक गए थे, पर समझो बैड लक से रूखी बहन जैसी सिचुएशन में दूसरी कोई औरत हो और हस्बैंड की डेथ हो जाए या वैसे वर्षा, तब क्या आपको आपकी स्पाउस को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उनको दूसरी कुछ सर्कल भी देना चाहिए, एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए, उनको अकेले जाने की आदत भी पटकनी चाहिए। उसके सिवा उनको कसरत, डाइट, हर चीज़ के बारे में अगर वो नहीं समझते आप पहले से उनको सिखाते जाओ। अकेले कैसे रहना है वो भी सिखाने की कोशिश करो। साथ में रह के अकेला रह के साथ में सभी चीज़ें आनी चाहिए। यानी आपकी स्पाउस को इंटेलिजेंट, होशियार बनाना ये आपका काम है। जो वीक होगा उसको जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सिखाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मेरा अल्जाइमर्स डिसीज़ के लक्षण, उसमें नया क्या है और उसकी मैनेजमेंट पे है।